मौजूद हैं पुरी साहब। कल कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया, फैसला लिया है समुद्र मंथन, यानी भारत खुद अब एक्सप्लोर करेगा पेट्रोल को। और ये सर कितने समय तक होगी चीज़ें, और ये बहुत बड़ा फैसला है। क्या भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है? देखिए, मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ, पिछले साल जब देश को संबोधित कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त 2025 को, तब उन्होंने ये बात कही थी कि हमने ये उनका संकल्प है, उन्होंने ये निर्णय लिया है। बट जैसे उनकी सारी जो बड़ी योजनाएं हैं, आपको याद करवाऊंगा कि आप जब स्वच्छ भारत मिशन भी लॉन्च हुई थी 2014 में, उसकी पहली बात की थी उन्होंने 15 अगस्त, कहा था कि 125वीं एनिवर्सरी महात्मा गांधी बापू जी की, तो हम चाहूँगा नेशन शुड बी फ्री फ्रॉम डेफिकेशन, सो दैट उसके लिए अच्छा वो तो एक बड़ी, दैट्स अ बिग रिजॉल्व, उसको इम्प्लीमेंट करना, इक्वली समुद्र मंथन को इम्प्लीमेंट करना। देखिए, ये जो अनाउंसमेंट की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2025 को समुद्र मंथन की, इस अनाउंसमेंट के पहले उन्होंने कई बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल कदम उठाए थे। अब हमारी जो सेडिमेंट्री बेसन है वो है 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का। 2022 में उन्होंने इस 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो नो गो एरिया था, नो गो एरिया इसलिए था क्योंकि हमारे जो रक्षा के साथ जुड़े हुए विभाग हैं, नेवी, कोस्ट गार्ड, DRDO, वो कहते थे कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो क्योंकि इसमें डिफेंस और सिक्योरिटी सेंसिटिविटी है। तो 2022 में उन्होंने 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स या नो गो एरिया इसको लिबरेट कर दिया। उसके कारण ये हुआ कि जो हमारी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, जैसे ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, उसके 9th राउंड में जहाँ तक मुझे याद है 1.6 लाख किलोमीटर में से जो खुला था उस समय तक, उसमें 1.1 लाख किलोमीटर्स के अंदर बिड्स आई हैं। ये वाली मुझे पूरा विश्वास है कि जो OALP राउंड 10 और 11 है उसमें भी ज़्यादातर इसी एरिया में आएंगे। तो एक तो हो गया कि आपके पास जो रिजर्व्स हैं, पहले अगर उसको नो गो एरिया बना दे तो मतलब कोई उसको प्रोस्पेक्ट कर ही नहीं सकता, मतलब ओपनिंग नहीं थी। कोई जो ही नहीं सकता उसके। दूसरी बात, देखिए ये मान के चलिए कि हमारा जो सेडिमेंट्री बेसन है और जो हमारे रिजर्व्स हैं, चाहे आप देखिए इंडोनेशिया से लेके बांग्लादेश को कवर करके, म्यांमार को कवर करके, अंडमान, जहाँ पे भी हमने कुएं खोदे हमें प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल मिला, क्रूड ऑयल मिला। पर फिर सवाल ये उठता है कि अगर आप के पास एरिया है, आपके पास कॉन्फर्मेशन है, तो आप फिर क्यों नहीं डीप वाटर वेल्स खोद रहे? उसका कारण ये है कि हर एक जो डीप वाटर वेल है उस पर अभी जो हमारा असेसमेंट है 1100-1200 लेके 1700 करोड़ रुपया लगता है एक वेल को खोदने में। दूसरा बात एक्सपर्टीज की, हाँ हमारे पास एक्सपर्टीज है ऑन लैंड, जैसे हमें राजस्थान में, नॉर्थ ईस्ट में शैलो मिला हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है, बॉम्बे हाई में भी हो रही है। पर रिलेटिवली डीप वाटर वेल्स के लिए हमारे पास एक्सपर्टीज रिलेटिवली कम है। ये नहीं हमारे पास कम है, दुनिया में है ही नहीं। 4-5 नेशनल ऑयल कंपनीज है, जैसे पेट्रोब्रास है ब्राज़ील का, उनके पास है, BP के पास है, शेल, शेवरॉन, एक्सॉन, बट टोटल मिला के कम। दूसरा, अगर एक कुआं खोदने के लिए 1200 से लेकर 1600-1700 करोड़ रुपए लगेगा, तो आप मान के चलिए ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग फील्ड्स दुनिया में है
जो बाकी लोग हैं वो क्यों आएंगे और अपना पैसा लगाएंगे। एक रिग जो है, और डीप वाटर के लिए रिग्स चाहिए होते हैं, एक रिग की हायरिंग चार्जेस दिन में 3 से 4 लाख डॉलर, ज़्यादा भी हो सकती है। अभी हमारे पास 2 रिग मंगवाया, आज मैं ओएनजीसी चेयरमैन से बात कर रहा हूँ, तीसरा आ रहा। तो हमने ये निर्णय लिया कि इसको सफल करने के लिए जो कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग होगी उसकी 50% कंट्रीब्यूशन समुद्र या मंथन योजना के तहत हम जिसको भी बिड अवार्ड होगा उसको देंगे, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 650 करोड़। सो आपने नो गो एरिया खोला। फिर 2025 में हम नई लेजिस्लेशन लाए। पहले नई लेजिस्लेशन उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले माइनिंग की और पेट्रोल माइनिंग लीज की एक ही लेजिस्लेशन थी, शायद मुझे जहाँ तक याद है 1948 की थी। अभी 1976 में माइनिंग के लिए अलग, कोल माइनिंग और बाकी मिनरल्स के लिए अलग बन गई, ये हमें 225 में। सो सारी चेंजेस किए माननीय प्रधानमंत्री जी 2022 में। उससे पहले प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट से रेवेन्यू शेयरिंग में गए। 2022 में हमने नो गो एरिया 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स खोला। 2025 में लेजिस्लेटिव चेंजेस लाए और फिर उसके बाद प्रोविजनिंग होगी। तो ये जो 84,000 करोड़ की प्रोविजनिंग है समुद्र मंथन के लिए, इसमें कोई 24,000 करोड़ शायद डेटा के लिए है, फिर 10,000 करोड़ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है और बाकी ड्रिलिंग के लिए। अब मुझे विश्वास है कि अब सारे जो कदम उठाने थे हमारे यहाँ, देखिए अभी भी हमारे इम्पोर्ट बिल जो है 150 बिलियन डॉलर है, वो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, काफी ज्यादा 150 बिलियन डिपेंड करता है ऑयल प्राइस पे। अगर करंट प्राइस पे देखें तो जब मैंने कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन की तो 144 बिलियन था। तो अभी ये एकदम बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। कैबिनेट का अप्रूवल कल मिल गया हमें। अब प्रोविजनिंग करके, और इरादा तो है कि हर वर्ष 150 कुएं खोदे जाएंगे। ये पहले 4 साल का प्रोग्राम है, पता नहीं कितने डीप वाटर हम खोद पाएंगे, बट पूरा इसमें अब सुबह से जो मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं जब से ये सूचना मिली है, और बहुत इसमें एंथुजियाज्म है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये जो देखिए ये एक क्षेत्र ऐसा है जो कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत हेवीली कैपिटल इंटेंसिव, काफी पैसा खर्चा भी काफ़ी है, और इसलिए खर्चा करना भी पड़ेगा और इसमें समय भी लगता है। और हमारा तो अब मैं कैसे कहूँ, हमारा रिग्रेट ये है कि 2006 में से लेके 2016 तक, जिसको हम 10 साल का डेड डेकेड कहते हैं, कांग्रेस सरकार ने ना तो ईएनपी पे पैसा लगाया, और जो ईएनपी के लिए प्रोविजनिंग भी होती थी, हमारी 2 अपस्ट्रीम कंपनीज है, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी, वो ओएनजीसी अपना पैसा एलपीजी सब्सिडी लगाने में दे रही थी। तो अब वो सारा चेंज करके, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय आर्टिफिशियल दाम नीचे रखने के लिए ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए 1,10,000 के, उसके हमें 3,40,000 देने पड़ रहे हैं वापस। सर एक सवाल सर, 3 लाख करोड़ ना। सर आज एक सवाल और है सर, आज 200 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पे दाम कम हुआ है। जी, 260 रुपए कमर्शियल सिलेंडर का, जो शायद 16 किलो का सिलेंडर होता है, उसका आज 19 किलो का सिलेंडर होता है, उसका दाम जो है आज 260 रुपए दिल्ली में कम हुआ, और उतना ही करीब बाकी जगह कम हुआ। बट ये कमर्शियल सिलेंडर का दाम है, ये मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड होता है। सर एक सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल एक वीडियो जारी करके सभी छात्रों को माफ कर दिया, चाहे किसी भी छात्र ने उनको किसी भी तरह का अपशब्द क्यों न कहे हो। देखिए, मोदी जी की सारी जो योजनाएं हैं, वो चाहे वो जो उनकी विमेन सेंटर्ड से लेके विमेन लेड हो, ठीक है, अभी ये शानदार कार्यक्रम जगदम्बिका पाल जी ने करवाया था, वहाँ पे आपने नारी शक्ति देखी, तो मैं तो पूछना चाह रहा था कि अभी महिला आरक्षण होने वाला है, आप में से कितनी चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगी। देखो, यूथ के लिए
मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो डायरेक्ट मैसेजिंग है और इंस्टाग्राम पे उन्होंने किया, इट रेजोनेट्स वेरी वेल, बिकॉज सीधा आपको टू द हार्ट। देखिए, इसमें कई विषय हैं। कोई यूथ के इशू पे कोई दो राय नहीं हो सकती, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम फिट फॉर पर्पस हो, इम्तिहान में एग्जामिनेशन के कंडक्ट में बिल्कुल इंटेग्रिटी हो, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। होता क्या कि 2024 में भी हमने कुछ लेजिस्लेटिव तरीके से इसको करने की कोशिश की, पर अभी जो पीछे हुआ है उससे ये बिल्कुल जाहिर हो गया कि इसमें जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल, सरकार ने बिल भी पास कर दिया, प्रेसिडेंट नोटिफाई भी कर दिया। नहीं, नोटिफाई भी कर दिया। और देखिए, उसमें डिटेरेंस बड़ा तगड़ा है। पहले तो ठीक है था, ठीक है, हम जो सरकारी योजनाएं पे काम करते हैं, कभी कभी आप रखते हैं उसमें डिटेरेंट, पर डिटेरेंट को जो जिसने किसी स्कीम का दुरुपयोग करना हो या जिसने गलत काम करना हो, उसको फिर होता है कोई बात नहीं, इसको नहीं बने, पर इस अभी तो डिटेरेंस बहुत सख्त है। मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनरेशन को अपील की, और उन्होंने यही कहा कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जचरा, उनको लाज हार्ट बड़े दिल से उनको काउंसलिंग के साथ और वो करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा मैसेज था। दीप सिंह पुरी साहब, जिनका कहना है कि बड़े दिल से बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यूथ से डायरेक्ट कनेक्ट है और उन्होंने युवाओं से बात करी है, उनको अपना मैसेज भी दिया है वीडियो के माध्यम से। कैमरामैन दिनेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। तो ये खास बातचीत आपने सुन ली।